कहानी की शुरुआत होती है रूस की एक ठंडी और सख्त जेल से सलाखों के पीछे एक आदमी बैठा है। चेहरा शांत लेकिन आंखों में चालाकी साफ झलक रही है। इस आदमी का नाम है फ्रैंक एबिगनेल जूनियर, दुनिया के सबसे शातिर ठगों में से एक ऐसा इंसान जिसने कानून को बार बार चकमा दिया, बड़े बड़े कारनामे किए और हर बार बच निकलने में कामयाब रहा। उसी जेल में एक FBI एजेंट पहुंचता है। नाम है कार्ल, सादा चेहरा, तेज दिमाग और आंखों में सिर्फ एक मकसद, फ्रैंक को अमेरिका वापस ले जाना। कार्ल फ्रैंक से बातचीत कर ही रहा होता है कि अचानक फ्रैंक की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं और वह जमीन पर गिरने लगता है। पहले तो कार्ल को लगता है कि यह भी फ्रैंक की कोई नई चाल है। वह सोचता है कि इतना बड़ा ठग कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में कार्ल को एहसास होता है कि यह एक्टिंग नहीं हो सकती। इतनी सच्ची घबराहट कोई झूठ में नहीं दिखा सकता। कार्ल बिना वक्त गंवाए फ्रैंक को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है फ्रैंक अपनी पुरानी आदत दिखाता है। वह हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, मगर इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। पुलिस उसे दोबारा पकड़ लेती है और यहीं से फ्रैंक की जिंदगी की असली कहानी हमारे सामने खुलती है। फ्रैंक की यादें हमें उसके बचपन में ले जाती हैं। वह एक खुशहाल परिवार में पैदा हुआ था। माँ बाप एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। घर में हंसी थी, भरोसा था और सपनों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन फ्रैंक के पिता उसे सूट दिलाने के लिए एक दुकान पर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद औरत कह देती है कि दुकान बंद है। तभी फ्रैंक के पिता मुस्कुराते हैं और जेब से एक नेकलेस निकालकर कहते हैं, ये कहीं आपका तो नहीं? औरत एकदम चौंक जाती है। उसकी आंखों में इंप्रेशन साफ दिखता है। वह तुरंत दुकान खोल देती है और कहती है, कोई बात नहीं, आप सूट खरीद लीजिए। फ्रैंक अपने पिता को देखता रह जाता है। उससे पहली बार समझ आता है कि चालाकी क्या होती है। उसके पिता इस तरह की छोटी छोटी चालों के मास्टर थे। इसके बाद उसके पिता फ्रैंक से कहते हैं कि ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाओ। दोनों सीधे बैंक पहुंचते हैं। थोड़ी देर में बैंक का मैनेजर उन्हें रिसीव करने आता है। दरअसल फ्रैंक के पिता का बिजनेस बुरी तरह डूब चुका था। उन्हें बैंक से लोन की सख्त जरूरत थी। एक अकाउंटेंट की गलती की वजह से उनका टैक्स लेट हो गया था और उसी एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी उलट दी। उन्होंने मैनेजर को सब कुछ समझाया, लेकिन किसी बैंक ने उनकी मदद नहीं की। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने उनकी कार, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे, सब कुछ जब्त कर लिया। जिंदगी अचानक से तंगी में बदल गई। लेकिन इस हालात में भी फ्रैंक के पिता ने एक काम जरूर किया। उन्होंने फ्रैंक का बैंक अकाउंट खुलवाया। फ्रैंक हैरान होकर पूछता है, जब आप खुद कर्ज में हैं तो मेरे लिए यह सब क्यों? उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी बाकी है, तुम्हें अच्छे से जीना है। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि फ्रैंक को अपना स्कूल बदलना पड़ा। नए स्कूल के पहले ही दिन एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है। हंसते हुए कहता है, टीचर लग रहा है, तू अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहन। ये बात फ्रैंक को अंदर तक चुभ जाती है। उसका गुस्सा चुपचाप कुछ और बनने लगता है। अगले ही पल वह क्लास में जाता है जहाँ असली टीचर पढ़ती है। फ्रैंक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरी क्लास है, मैं पढ़ाऊंगा, आप बाद में आई। बेचारी टीचर घबरा जाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। फ्रैंक पूरे हफ्ते तक उसी क्लास को पढ़ाता रहता है और उसी लड़के को सबके सामने जलील कर देता है। पूरे एक हफ्ते बाद स्कूल को पता चलता है कि एक स्टूडेंट ही टीचर बनकर पढ़ा रहा था। वह भी तब जब वह पूरी क्लास को ट्रिप पर ले जाने वाला था। इसके बाद फ्रैंक के माँ बाप को स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल के सामने उसके पिता बिल्कुल गंभीर रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वह फ्रैंक के साथ इस पूरे किस्से पर खुलकर हंसते हैं और यहीं से साफ हो जाता है, यह लड़का साधारण नहीं है। यही चालाकी, यही हिम्मत और यही दिमाग एक दिन उसे दुनिया का सबसे बड़ा ठग बना देने वाला है। एक दिन फ्रैंक जब घर पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। घर में सन्नाटा था। वह धीरे धीरे अपनी माँ के बेडरूम की तरफ बढ़ता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी दुनिया वहीं रुक जाती है। उसकी माँ के कमरे में कोई और आदमी मौजूद था, वही आदमी जो उसके पिता के साथ काम करता था। उसकी माँ घबरा जाती है। वह तुरंत हालात संभालने की कोशिश करती है, मुस्कुराकर कहती है कि कुछ भी गलत नहीं है और फ्रैंक के हाथ में थोड़े पैसे पकड़ाते हुए बोलती है, लो बेटा, अपने लिए कुछ ले लेना। लेकिन फ्रैंक बच्चा नहीं था, वह सब समझ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दिल में एक अजीब सी टूटन भी। कुछ ही दिनों बाद वह डर सच साबित हो जाता है। फ्रैंक के माँ बाप अलग होने का फैसला कर लेते हैं। एक दिन लॉयर फ्रैंक से सवाल करता है, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, अपनी माँ के साथ या अपने पिता के साथ? यह सवाल फ्रैंक को अंदर से तोड़ देता है। जिस परिवार को वह एक साथ देखता आया था आज वही उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। उससे यह सब और देखा नहीं जाता और उसी पल एक फैसला ले लेता है। फ्रैंक घर छोड़ देता है। बिना किसी को बताए वह दूसरे शहर की तरफ निकल जाता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ एक बैंक अकाउंट और एक चेकबुक। शुरुआत में वह होटल में रुकता है, धड़ाधड़ चेक काटता है और होटल वालों को देता जाता है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे चेक बाउंस होने लगते हैं और एक दिन होटल वाले उसे बाहर निकाल देते हैं। फ्रैंक सड़क पर बैठा होता है, परेशान, थका हुआ और अकेला। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। वह सोचता है, अगर चेक चल नहीं रहे तो क्यों ना उन्हें बदला जाए। वह दौर पुराना था, उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रैंक धीरे धीरे नकली चेक बनाना शुरू कर देता है। वह अलग अलग नाम लिखता, अलग अलग साइन करता और बैंक में जाकर उन्हें कैश करवाता।
अगर कभी बैंक मैनेजर मना कर देता तो फ्रैंक पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता, अपने पिता के पुराने हथकंडे अपनाता, कभी इधर की बात कभी उधर की चाल, और आखिर में नेकलेस वाली ट्रिक अक्सर उसका काम बन ही जाता। लेकिन ज्यादा दिन तक किस्मत साथ नहीं देती। धीरे धीरे बैंक अलर्ट हो जाते हैं। अब उसके चेक किसी भी बैंक में काम नहीं कर रहे थे। फ्रैंक फिर से फंस चुका था। एक दिन वह होटल के बाहर बैठा होता है, तभी उसकी नजर एक पायलट पर पड़ती है। उस पायलट को देखकर लोग रास्ता छोड़ रहे थे, सब उसे इज्जत दे रहे थे, और उसी पल फ्रैंक की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता है, अगर मैं पायलट बन जाऊं तो कौन मुझ पर शक करेगा? असली नहीं, नकली पायलट। सब मुझे इज्जत देंगे और मेरे चेक आराम से चलेंगे। अगले ही दिन फ्रैंक एक फर्जी रिपोर्टर बनकर एयरपोर्ट पहुंचता है। वह वहां के ऑफिशियल्स से कहता है, मैं पायलट्स पर एक आर्टिकल लिख रहा हूं, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। वह बड़ी चालाकी से सब कुछ पता कर लेता है। पायलट्स की यूनिफॉर्म कहां से मिलती है, आईडी कैसे होती है और सिस्टम कैसे काम करता है। फिर वह यूनिफॉर्म बनाने वाली जगह पर कॉल करता है, कहता है, मेरी यूनिफॉर्म खराब हो गई है, क्या मैं नई बनवा सकता हूँ? थोड़ी बातचीत, थोड़ी चालाकी, और फ्रैंक के हाथ एक शानदार पायलट यूनिफॉर्म लग जाती है। वह पेमेंट करने के लिए चेक निकालता है, लेकिन वहां का एम्प्लॉय कहता है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पायलट आईडी दिखाओ, हम एयरलाइन से खुद ले लेंगे। फ्रैंक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके पास पहले से बनी एक नकली पायलट आईडी थी। वह आईडी दिखाता है और वह यूनिफॉर्म बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। और यहीं से फ्रैंक एबिगनेल जूनियर एक नए अवतार में कदम रखता है, अवतार जो आगे चलकर दुनिया को हिला देने वाला था। इसके बाद फ्रैंक उसी बैंक में पहुंचता है जहां कुछ वक्त पहले तक उसे कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन आज सीन बदला हुआ था। जैसे ही वह पायलट यूनिफॉर्म में बैंक के अंदर कदम रखता है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। अब मैनेजर उसे इग्नोर नहीं करता, बल्कि खुद चलकर उसके पास आता है, मुस्कुराकर हालचाल पूछता है और बिना कोई सवाल किए उसका चेक खुद कैश करवा देता है। फ्रैंक अंदर ही अंदर समझ जाता है, कपड़े और पहचान किस तरह इंसान की वैल्यू बदल देते हैं। कुछ ही दिनों में एक होटल के स्टाफ से उसे एक और जरूरी बात पता चलती है। वह सिर्फ छोटे मोटे चेक ही नहीं बल्कि बड़े अमाउंट के चेक भी कैश करवा सकता है। बस शर्त एक ही थी, वह चेक उसकी सैलरी का होना चाहिए। यहीं से फ्रैंक एक कदम और आगे बढ़ जाता है। अब वह नकली सैलरी चेक बनाने लगता है। वह खिलौनों के प्लेन से एयरलाइन कंपनी का लोगो निकालता और बड़े ही सफाई से चेक पर चिपका देता। सब कुछ इतना असली लगता कि कोई फर्क ही नहीं कर पाता। फ्रैंक वह सैलरी चेक लेकर बैंक पहुंचता है, लेकिन इस बार मैनेजर कहता है, सर आप इसे यहाँ कैश कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से इसे कैश करवा सकते हैं। ये सुनकर फ्रैंक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। एयरपोर्ट जहाँ किसी भी वक्त चेक कैश हो सकता था, यह बात उसे बहुत पसंद आती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है, क्या आज आप हमारे साथ उड़ने वाले हैं? फ्रैंक बिना हिचक हाँ कह देता है और अगले ही पल वह उसे सीधे प्लेन के अंदर ले जाती है। पायलट प्लेन में बैठना बिल्कुल फ्री था। फ्रैंक अंदर से घबराया हुआ था। वह कोई असली पायलट नहीं था। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वह ऐसे चलता जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। फिर उसकी नजर एक खूबसूरत एयर होस्टेस पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है और बिल्कुल अपने पिता के अंदाज में पूछता है, क्या ये नेकलेस आपका है? लड़की एक पल के लिए चौंक जाती है और फिर मुस्कुरा देती है। एक छोटी सी ट्रिक और फ्रैंक फिर से इंप्रेस कर चुका था। फ्रैंक अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिखता था। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि वह 22 या 23 साल का कोई फर्जी पायलट है। अब वह अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहा था, इज्जत, फ्री ट्रैवल और ढेर सारा पैसा। इतना ही नहीं, उसने एक बैंक की मैनेजर के साथ फ्लर्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन उसका मकसद सिर्फ मजा नहीं था, वह पूरे सिस्टम को समझना चाहता था। चेक कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, अकाउंट नंबर कैसे असाइन होते हैं और प्रोसेस कैसे चलता है। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगा। फ्रैंक को पता चलता है कि बैंक के चेक को एनकोड करने के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता है। बस यही एक कड़ी बाकी थी। वह तुरंत एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीद लेता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बैंक में इस्तेमाल होता था। अब फ्रैंक कोई आधा अधूरा काम नहीं कर रहा था। उसका फ्रॉड पूरी तरह प्रोफेशनल हो चुका था। धीरे धीरे वह चेक्स की मदद से और ज्यादा रकम निकालने लगा और उसका यह खेल छोटा नहीं रहा। यह अब एक बड़ा फ्रॉड बन चुका था, इतना बड़ा कि उसकी खबर FBI तक पहुंच गई। इस केस को एक खास एजेंट को सौंपा गया, नाम था कार्ल। वह अपने काम को बेहद सीरियसली लेता था और यह केस अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इसी दौरान एक दिन फ्रैंक अपने पिता से मिलने पहुंचता है, जिन्हें वह अक्सर चिट्ठियां लिखकर बताता रहता था कि आजकल वह क्या कर रहा है। लेकिन फ्रैंक को नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह चल पड़ा है वह उसे कितनी दूर तक ले जाने वाला है। फ्रैंक के पिता को पूरा भरोसा था कि उनका बेटा सच में पायलट बन चुका है। उनकी आंखों में गर्व था, सीने में फक्र था। फ्रैंक पूरे कॉन्फिडेंस में बोला, सरकार ने आपसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैंने अपनी कमाई से आपके लिए एक गाड़ी खरीदी है, वही गाड़ी जो फिल्मों में जेम्स बॉन्ड चलाता है। फ्रैंक के पिता उस गाड़ी को देखते रहे। एक पल के लिए उनकी आंखों में चमक आई, लेकिन अगले ही पल वह गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, टैक्स वाले अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मैं यह गाड़ी ले लूं तो कुछ ही दिनों में सरकार इसे भी मुझसे छीन लेगी। फ्रैंक के पिता का स्टोर भी बंद हो चुका था, वह तंगी में जी रहे थे। फ्रैंक ने उन्हें पैसे देने का ऑफर भी दिया, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे से पैसे नहीं ले सकता। यह सुनकर फ्रैंक के दिल में कुछ टूट सा गया, लेकिन अब फ्रैंक सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता था, वह पूरे
देश के सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुका था। वह एक स्टेट के चेक दूसरे स्टेट में जाकर चलाता था ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन अब FBI भी हरकत में आ चुकी थी। वे फ्रैंक की हर चाल बहुत ध्यान से देख रहे थे। जल्द ही वे उस होटल तक पहुंच गए जहां फ्रैंक ने अपना आखिरी चेक चलाया था। होटल में पूछताछ करने पर पता चला कि फ्रैंक अभी भी उसी होटल में रह रहा है। इतने दिनों में उसकी पहचान होटल के हर आदमी से हो चुकी थी। उसी वक्त कार्ल बंदूक लेकर सीधे फ्रैंक के कमरे में पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही फ्रैंक सब समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि अगर अब चालाकी नहीं दिखाई तो सब खत्म हो जाएगा। फ्रैंक हाथ ऊपर करते हुए शांत आवाज में कहता है, हाँ आराम से, मैं सीक्रेट सर्विस से हूँ। फिर वह आगे बोलता है, तुझे क्या लगा तू अकेला इस आदमी को ढूंढ रहा है? इस ठग के पीछे पूरी सरकार लगी हुई है। कार्ल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है लेकिन फिर सख्ती से कहता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपनी ID दिखाओ। मैं कैसे मानूं? फ्रैंक बिना घबराए कहता है, एक काम करो, मेरा पूरा बटुआ ही रख लो, आराम से चेक कर लेना। कार्ल एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ से वॉलेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह ठीक से खोल नहीं पाता। तभी फ्रैंक अचानक खिड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है, देखो हमारे आदमियों ने उस ठग को पकड़ भी लिया है। हम तुमसे पहले यहाँ पहुँच गए थे। नीचे एक आदमी एक अंधे व्यक्ति को गाड़ी में बैठने में मदद कर रहा होता है। दूर से देखने पर कार्ल को लगता है कि सच में ठग पकड़ा जा चुका है। यहीं कार्ल के मन में शक थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अब वह फ्रैंक पर भरोसा करने लगता है। फ्रैंक इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वह अपना नकली चेक बनाने का पूरा सामान समेट लेता है। फिर कार्ल से कहता है, पुलिस थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, तब तक मैं यह सबूत नीचे रख कर आता हूँ। अब कार्ल पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था। वह कहता है, ठीक है, ये लो अपना वॉलेट भी ले जाओ। लेकिन फ्रैंक जानबूझकर मुस्कुराता है और कहता है, नहीं अभी रहने दो। और उसी पल कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी। फ्रैंक मुस्कुराते हुए कहता है, इसे तुम ही रखो, और सारे जरूरी सामान समेटकर वह वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब कार्ल आखिरकार उस वॉलेट को खोल पाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ना ID, ना सबूत, ना कोई सुराग। वह शातिर ठग उसकी आंखों के सामने से फिर से निकल चुका था। यह समझते ही कार्ल को अंदर से भारी बेइज्जती महसूस होती है। ऑफिस पहुंचते ही उसके बॉस ने उसे जमकर फटकार लगाई लेकिन कार्ल इतना गुस्से में था कि उसने भी अपने बॉस को खरी खरी सुनाई। उसके लिए यह केस अब सिर्फ नौकरी नहीं था, यह उसकी इज्जत का सवाल बन चुका था। उधर फ्रैंक जिस तरह पायलट होने का दिखावा कर रहा था, वह बात धीरे धीरे एयरलाइंस तक पहुंचने लगी। अब वही स्कैम बार बार दोहराना मुमकिन नहीं रहा। जैसे ही प्रेस को इस कहानी की भनक लगी, उन्होंने फ्रैंक को एक नया नाम दे दिया, जेम्स बॉन्ड। यह नाम सुनते ही फ्रैंक खुशी से झूम उठा। अब वह जेम्स बॉन्ड जैसे सूट पहनने लगा, वैसी ही स्टाइल, वैसी ही गाड़ी, वैसी ही एंट। वह खुद को किसी फिल्म का हीरो समझने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर क्रिसमस आ गया। कार्ल अकेला अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। बाहर जश्न का माहौल था लेकिन उसके लिए वह दिन भी किसी आम दिन जैसा था। तभी फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ फ्रैंक की आवाज होती है। वह शांत लहजे में कहता है, अब तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। फ्रैंक उसे अपना पता भी बता देता है लेकिन कार्ल हंसते हुए कहता है, तू मुझे फंसा रहा है ना, इस बार तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा बेटे। फिर वह एक बात और कहता है, तेरे पास पैसा हो सकता है लेकिन तू बहुत अकेला है, इसीलिए आज क्रिसमस के दिन मुझे फोन कर रहा है। यह बात फ्रैंक के दिल में सीधे जाकर लगती है। वह बिना कुछ बोले फोन काट देता है लेकिन इस बार फ्रैंक झूठ नहीं बोल रहा था। उसने सच में अपना असली पता दिया था। आखिरी बार जब कार्ल ने फ्रैंक से बात की थी तो फ्रैंक ने अपना नाम बताया था, बैरी एलन, जो कि एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर है। यही कार्ल को एक बात समझ आती है। वह अपने ऑफिस में फोन करता है और कहता है, यह कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं है, यह एक बच्चा है जो बस उम्र से थोड़ा बड़ा दिखता है, इसी वजह से हम इसे पकड़ नहीं पा रहे। कार्ल आगे कहता है, ऐसे बच्चों की लिस्ट निकालो जो घर से भाग गए हो, किसी न किसी ने रिपोर्ट जरूर लिखवाई होगी। काफी छानबीन के बाद आखिरकार कार्ल फ्रैंक के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है और सामने फ्रैंक की माँ खड़ी होती है। कार्ल फ्रैंक की फोटो दिखाता है। फ्रैंक की माँ एक पल भी नहीं लगाती और कहती है, हाँ यही मेरा बेटा है। कार्ल कहता है, यह लड़का एक नंबर का ठग है, जैसे ही इसके बारे में कुछ पता चले तो पुलिस को खबर करना। यह सुनकर फ्रैंक की माँ थोड़ी परेशान हो जाती है। वह कहती है, अरे वह बच्चा है, खाने पीने के लिए थोड़े बहुत पैसे ले लिए होंगे। वह अपना बटुआ उठाते हुए कहती है, मैं भर देती हूँ। और यही कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग भी किसी का बेटा होता है। कितने पैसे देने हैं? यह सुनकर कार्ल शांत आवाज में कहता है, $1.4 मिलियन, लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा। यह सुनते ही फ्रैंक की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाती। उधर फ्रैंक एक दूसरे शहर में अपनी जिंदगी के मजे ले रहा था। अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना और बिना किसी डर के खुली हवा। एक दिन उसे किसी काम से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहीं उसकी नजर एक नर्स पर पड़ती जिसका नाम था ब्रांडा। वह रो रही थी। किसी डॉक्टर ने उसे किसी छोटी सी बात पर डांट दिया था। फ्रैंक उसके पास जाता है और धीरे से कहता है, चिंता मत करो, तुम कमाल हो, वो डॉक्टर पागल है। ब्रांडा की आंखों में थोड़ी राहत आ जाती है और उसी पल फ्रैंक के दिमाग में एक नया आइडिया चमकता है। वह उससे पूछता है, यहाँ कोई जॉब वैकेंसी है क्या? दरअसल अब पायलट बनना थोड़ा रिस्की हो चुका था तो फ्रैंक ने सोचा, क्यों ना अब डॉक्टर ही बन जाया जाए। उसने कहीं और की नहीं, सीधे हार्वर्ड की नकली डिग्री बनाई और इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। वहां
मौजूद डॉक्टर उससे बात करके ही इम्प्रेस हो गया। वह कहता है, सर आप इतने बड़े अस्पताल छोड़कर हमारे छोटे से अस्पताल में काम क्यों करना चाहते हैं? फ्रैंक पहले से तैयार था। वह अलग अलग डॉक्टर वाली फिल्में देख चुका था। उसे पता था कैसे जवाब देना है। वह शांत लहजे में कहता है, मुझे बड़े शहर नहीं चाहिए, मैं छोटे शहरों में लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और बस उसे उसी वक्त नौकरी मिल जाती है। फ्रैंक असल में कोई इलाज नहीं करता था, बस इधर उधर डॉक्टरों को फालतू की सलाह देता रहता था। लेकिन इसी बीच वह और ब्रेंडा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। हंसी, बातें और धीरे धीरे प्यार। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन एक इमरजेंसी आ जाती है। एक छोटा बच्चा बुरी तरह घायल होता है। खून हर तरफ फैला होता है। खून देखते ही फ्रैंक अंदर से कांप जाता है, लेकिन बाहर से वह खुद को संभालता है। वह पास खड़े डॉक्टर से कहता है, तुम इसमें क्या करोगे? डॉक्टर अपना प्लान बताता है। फ्रैंक तुरंत कहता है, बिल्कुल सही, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम यह कर सकते हो। फिर वह कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, देखने की सब सही हुआ या नहीं। यह कहकर वह वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उधर कार्ल फ्रैंक के पिता से मिलने पहुंचता है और उसे फ्रैंक के सारे कारनामे एक एक करके बता देता है। ये सुनकर फ्रैंक के पिता गुस्से में कहते हैं, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, और अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। कार्ल समझ जाता है कि बाप और बेटा बहुत करीब हैं। वह सोचता है यह लड़का चिट्ठियां जरूर भेजता होगा। वह वहां पड़ी सारी चिट्ठियों को ध्यान से देखता है, पोस्टमार्क, तारीख और जगह, और आखिरकार उसे अंदाजा हो जाता है कि फ्रैंक कहाँ छुपा हो सकता है। अब पुलिस के साथ वह जल्द ही वहां पहुंचने वाला था। उधर फ्रैंक और ब्रेंडा अब सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन ब्रेंडा अचानक रोने लगती है। फ्रैंक घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ? ब्रेंडा रोते हुए बताती है, मेरा एक बार अबॉर्शन हो चुका है, उसके बाद मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। यह सुनकर फ्रैंक कुछ देर चुप हो जाता है। फिर वह सोचते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे पिता से शादी की बात करूं तो क्या वह तुम्हें अपना लेंगे? और यही फ्रैंक पहली बार किसी ठगी से नहीं बल्कि दिल से कुछ करने का सोचता है। ब्रेंडा को फ्रैंक की यह बात दिल से अच्छी लगती है। कुछ ही दिनों बाद फ्रैंक ब्रेंडा के पिता से मिलने पहुंचता है। ब्रेंडा के पिता पेशे से एक लॉयर थे। फ्रैंक बिना घबराए कह देता है कि वह भी पहले लॉयर रह चुका है और बाद में डॉक्टर बना है। वह पहले से तैयार था। उसने वकालत पर बनी कई फिल्में देख रखी थी। उसे पता था कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। उसकी बातों से कमरे में मौजूद हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। तभी ब्रेंडा के पिता सीधा सवाल पूछते हैं, सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे जैसे आदमी ने मेरी बेटी में क्या देखा? फ्रैंक बिना किसी चाल के सीधे दिल से जवाब देता है, मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। यह जवाब ब्रेंडा के पिता के दिल को छू जाता है। फिर फ्रैंक उनसे एक सवाल करता है, अगर मैं यहाँ लॉ प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? ब्रेंडा के पिता कहते हैं, तुमने लॉ स्कूल किया ही हुआ है, बस एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। और यही कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। फ्रैंक इस बार नकली रास्ता नहीं चुनता, वह सच में पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है और एग्जाम पास कर लेता है। फ्रैंक असल में लॉयर बन जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है, जहाँ कार्ल फ्रैंक को अरेस्ट कर चुका होता है। कार्ल उससे पूछता है, तुमने वह एग्जाम पास कैसे किया? फ्रैंक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ले जाना तो तुम मुझे जेल में ही हो, कोर्ट में तो नहीं। कहानी फिर पीछे जाती है। हम देखते हैं कि फ्रैंक ब्रेंडा की फैमिली के साथ घुल मिल चुका है। वह ब्रेंडा से शादी करने वाला होता है। एक दिन वह अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर करता है और उनसे कहता है, सरकार ने जो कुछ भी हमसे छीना था हम सब वापस लेंगे, फिर आप माँ को भी मना लेना और हम सब पहले की तरह एक साथ रहेंगे। यह सुनकर उसके पिता धीरे से कहते हैं, तुम्हारी माँ किसी और से शादी कर चुकी है। यह बात फ्रैंक के दिल में सीधे उतर जाती है, लेकिन झटका यहीं खत्म नहीं होता। उसके पिता आगे कहते हैं, मुझे तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में पता चल चुका है। यह सुनते ही फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उसी रात फ्रैंक कार्ल को फोन करता है। वह कहता है, मैं शादी करने वाला हूँ, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं भूल जाना चाहता हूँ। फ्रैंक चाहता था कि उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएं, लेकिन कार्ल साफ शब्दों में कह देता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी नौकरी है तब तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। यह सब करने के बाद तुम बच नहीं सकते। फोन कट जाता है। फ्रैंक की जिंदगी में एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने उसकी सारी चालाकियों को खतरे में डाल दिया। वह चाहकर भी अपना नाम नहीं बदल सकता था। डॉक्टर बनते समय उसने जिस नाम का इस्तेमाल किया था वही नाम अब उसकी पहचान बन चुका था। कार्ल यह बात समझ चुका था। उसने उसी नाम को पकड़कर हर सिस्टम में सर्च का जाल बिछा दिया। अस्पतालों की फाइलें, सरकारी रिकॉर्ड, बैंक की डिटेल्स सब खंगाले जाने लगे। तभी कार्ल के दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर शादी हुई है तो इनविटेशन भी जरूर छपे होंगे। बस यहीं से निगरानी और सख्त हो गई। शादी का दिन आया। माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन फ्रैंक के भीतर तूफान चल रहा था। जैसे ही उसकी नजर एजेंट्स पर पड़ी उसका दिल बैठ सा गया। बिना देर किए वह ब्रेंडा का हाथ पकड़कर सीधे कमरे में ले गया। दरवाजा बंद होते ही वह टूट गया। पहली बार फ्रैंक ने किसी के सामने अपनी पूरी सच्चाई रख दी। उसने बताया कि कैसे वह सालों से लोगों को धोखा देता आया है, लेकिन उसने यह भी कहा कि ब्रेंडा से उसका प्यार झूठ नहीं है, यह उसकी जिंदगी का इकलौता सच है। फ्रैंक ने कहा कि उसे तुरंत यहाँ से भागना होगा। उसने ब्रेंडा से कहा कि वह एयरपोर्ट पर उससे मिले और किसी को यह न बताए कि वह कहाँ जा रही है। उस रात फ्रैंक के लिए हर पल भारी था। अगली सुबह एयरपोर्ट पर वह बेचैनी से इंतजार कर रहा
रहा था। दूर से ब्रांडा आती दिखी और उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक आई, लेकिन अगले ही पल सब खत्म हो गया। ब्रांडा अकेली नहीं थी, उसके साथ FBI एजेंट्स भी थे। अब फ्रैंक चारों तरफ से घिर चुका था, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मुश्किल हालात में ही फ्रैंक का दिमाग सबसे तेज चलता था। तभी उसने एक नया खेल रचा। वह एक कॉलेज पहुंचा और खुद को एयरलाइन कंपनी का अफसर बताकर बोला कि नई एयर होस्टेसेस की भर्ती हो रही है। इंटरव्यू हुए, लड़कियां चुनी गई। फिर फ्रैंक ने पायलट की यूनिफॉर्म पहनी और उन सभी के बीच चलता हुआ एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। पुलिस वालों की नजरें उन खूबसूरत एयर होस्टेसेस पर टिक गई। किसी ने फ्रैंक को गौर से नहीं देखा। उसी भीड़ और चमक में वह आसानी से एयरपोर्ट से निकल गया। उसी समय फ्रैंक जैसा दिखने वाला एक लड़का कार लेकर बाहर खड़ा था। एजेंट्स ने उसे असली फ्रैंक समझ लिया और पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि किसी ने पैसे देकर उसे यहाँ खड़ा होने को कहा था। तब तक असली फ्रैंक देश छोड़ चुका था। इसके बाद फ्रैंक ने दुनिया के अलग अलग देशों में अपने फ्रॉड का खेल जारी रखा। हर जगह नया तरीका, नई चाल। आखिरकार उसकी आखिरी लोकेशन सामने आई। वहाँ वह नकली चेक तैयार करवा रहा था। कार्ल ने अपने सीनियर्स से कहा कि उसे वहाँ जाने दिया जाए। उससे भरोसा था कि इस बार फ्रैंक बच नहीं पाएगा, लेकिन सीनियर्स ने उसकी बात ठुकरा दी। उनका कहना था कि जब अपने देश में नहीं पकड़ पाए तो बाहर कैसे पकड़ोगे। कार्ल ने हार नहीं मानी। उसने फ्रैंक की जिंदगी के हर कोने को खंगाला। उसे पता चला कि अब फ्रैंक चेक खुद नहीं बना रहा, बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से छपवा रहा है। यह भी साफ हो गया कि वह रशिया में है, लेकिन रशिया बहुत बड़ा था। तभी कार्ल को याद आया कि फ्रैंक की माँ रशिया के एक छोटे से गांव से थी। जांच करने पर पता चला कि उसी गांव में एक प्रिंटिंग प्रेस भी मौजूद है। एक बार फिर क्रिसमस ईव का दिन था। बर्फ से ढके उस गांव में कार्ल पहुंचा और आखिरकार फ्रैंक उसके सामने था। फ्रैंक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आओ बाहर चलकर घूमते हैं। कार्ल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि भागने की कोशिश मत करना, यहाँ की पुलिस गोली मार देगी। उसने कहा कि अगर वह अब भी सरेंडर कर दे तो वह उसे बचा सकता है। फ्रैंक ने गहरी नजरों से देखा और कहा कि अपने बच्चों की कसम खाओ। कार्ल ने बिना रुके कसम खाई और कहा कि वह सच बोल रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद फ्रैंक ने खुद आगे बढ़कर हथकड़ियां पहन ली। बाहर निकले तो वहाँ सन्नाटा था। एक पल को फ्रैंक को लगा कि सब कुछ उसके दिमाग का वहम है, लेकिन अगले ही पल कई पुलिस गाड़ियां वहाँ आ पहुंची। अब कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। कार्ल और फ्रैंक अमेरिका की धरती पर उतरने ही वाले थे। सफर के दौरान अचानक फ्रैंक ने कार्ल से कहा कि वह अपने पिता से बात करना चाहता है। यह सुनते ही कार्ल कुछ पल के लिए चुप हो गया। भारी मन से उसने सच बताया कि तुम्हारे पिता की बाथरूम में गिरने से मौत हो चुकी है। यह बात सुनते ही फ्रैंक जैसे अंदर से टूट गया। उसका चेहरा सुन्न पड़ गया और बिना कुछ कहे वह टॉयलेट की तरफ चला गया। कुछ ही सेकंड में अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। प्लेन के लैंड होने में अब बहुत कम वक्त बचा था, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी जब फ्रैंक बाहर नहीं आया तो कार्ल को शक हुआ। उसने दरवाजा तोड़कर अंदर झांका, लेकिन टॉयलेट खाली था। फ्रैंक वहाँ था ही नहीं। उसने बड़ी चालाकी से सिंक का स्क्रू निकाल दिया था और जहाज के अंदरूनी हिस्से में घुस चुका था। जैसे ही प्लेन के पहिए खुले, फ्रैंक ने मौका देखा और वहाँ से भाग निकला। उसी रात वह सीधे अपनी माँ से मिलने पहुँच गया। उसने देखा कि उसकी माँ अब एक नई जिंदगी जी रही है। नया पति, खुशहाल घर और एक छोटी सी बच्ची। यह देखकर फ्रैंक को समझ आ गया कि उसकी माँ अब आगे बढ़ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कार्ल पहले से जानता था कि फ्रैंक सबसे पहले अपनी माँ के पास ही जाएगा। वह वहाँ पहुँचा और फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया। फ्रैंक की उम्र अभी 19 साल से भी कम थी। कार्ल चाहता था कि उसे एक माइनर की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन सरकार का नजरिया अलग था। इतने बड़े घोटाले के लिए वह फ्रैंक को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती थी। फैसला हुआ कि फ्रैंक को 10 साल तक अकेली जेल में रखा जाएगा। न किसी से बात, नई कोई संपर्क, पूरी तरह से अकेलापन। कुछ समय बाद एक दिन कार्ल उससे मिलने जेल पहुंचा। उसने बताया कि अब कोई और भी उसी तरह के फ्रॉड कर रहा है जैसे कभी फ्रैंक करता था। फ्रैंक ने कहा कि चेक दिखाओ। जैसे ही उसने चेक देखा तुरंत बोला कि इसमें गड़बड़ी है। यही कार्ल को समझ आ गया कि इस तरह के अपराधों को रोकने में फ्रैंक ही उसकी सबसे बड़ी मदद बन सकता है। अगली बार कार्ल जब जेल आया तो अपने साथ कुछ FBI एजेंट्स भी लाया। उन्होंने फ्रैंक का तरीका देखा और सब बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे हालात बदले। कार्ल ने फ्रैंक को जेल से बाहर निकलवाया और उसे FBI में नौकरी दिलवा दी। शर्त साफ थी, रोज 8 घंटे काम करना होगा। जिंदगी उसे एक और मौका दे रही थी। अगर उस भागने कोशिश की तो सीधा 50 साल की सजा। शुरुआत में फ्रैंक ने पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद वह बुरी तरह बोर होने लगा। उसे सब कुछ बहुत आसान लगने लगा। एक दिन उसने FBI में अपने ही पुराने रिकॉर्ड निकाले और उन्हें मिटा दिया। वीकेंड पर वह किसी और देश भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन कार्ल ने उसे रोक लिया। कार्ल ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि तुम अभी बच्चे हो। जिंदगी ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करो। अगर तुम भागे तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। मैं तुम्हें रोकने नहीं वाला, लेकिन मंडे को काम पर वापस आ जाना। और हाँ, याद रखना, तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा। किसी से भागने की जरूरत अब खत्म हो गई थी। फ्रैंक ने अपने अंदर की बेचैनी को पीछे छोड़ दिया और तय किया कि अब वह सही रास्ते पर चलेगा। मंडे की सुबह कार्ल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। एक पल तो उसे लगा कि फ्रैंक फिर से किसी नए प्लान के तहत भाग गया है, लेकिन जैसे
ही उसने ध्यान दिया, फ्रैंक वापस लौट चुका था। फिर से काम की दुनिया में कदम रखते हुए फ्रैंक ने अलग अलग केसों को अपने अनोखे और तेज तरीकों से हल करना शुरू किया। हर केस में उसकी सूझबूझ और चालाकी ने सबको दंग कर दिया। इसी बीच फ्रैंक ने अपने जीवन में FBI में अपनी पहचान बनाने के बाद फ्रैंक ने अपनी कंपनी शुरू की। कंपनी का मकसद था बैंकिंग और वित्त से जुड़े हर तरह के फ्रॉड को रोकना। अब जिसने कभी धोखा देने में माहिर था, वही दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों को पकड़ने में माहिर बन गया। फ्रैंक की कहानी यह दिखाती है कि एक आदमी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर सही दिशा में मेहनत करे तो न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित कर सकता है। यह एक सच्ची कहानी है जिसमें फ्रैंक ने आखिरकार न केवल सही रास्ता अपनाया, बल्कि सही तरीके से करोड़पति भी बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।